तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड प्राइम व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग का आकांक्षा 40 के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग का 2022 का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं। 2022 में जो क्वेश्चन आया 40 क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। और मैं बता दूं अपने बारे में, तो मैंने खुद आकांक्षा 40 से पढ़ाई किया है और अब आप लोग का पढ़ाई करवाता हूँ, आकांक्षा 40 के लिए तैयारी करवाता हूँ। एंड साथ ही साथ इस चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट हर एक साल जो है तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। आप प्रीवियस वीडियो पर भी देख सकते हैं, प्रीवियस बहुत सारे वीडियो पर आप कमेंट में भी चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से इस चैनल ने हेल्प किया है स्टूडेंट को आकांक्षा 40 तक पहुंचाने में। तो इस बार आप लोग का भी तैयारी करवा रहा हूँ एंड आप लोग को भी प्यार बरसाना है। एज ए लाइक, एज ए शेयर, आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, 81 से शुरू है। टोटल 40 क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2022 में, इस साल भी आपका 40 क्वेश्चन आएगा। कहा जा रहा है एक्स और वाई में, मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के, तो मैं हिंदी में ही आप लोग का एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। मतलब क्या कहा जा रहा है? मतलब ये कहा जा रहा है कि एक्स और वाई के बीच एक ऐसा रिलेशन आपको चाहिए जो, मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया और इस पॉइंट का निर्देशांक मैंने बी मान लिया। तो ए और बी से इस पॉइंट का निर्देशांक, इस पॉइंट को मैं सी मान लिया। मतलब क्या कहा जा रहा है? ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक लाइन। इसमें कहा ये जा रहा है ए का निर्देशांक मैंने 7,1 दिया हुआ, बी का निर्देशांक 3,5 एंड सी का निर्देशांक हमारा x, y है। तो कहा जा रहा है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन डेवलप करना ताकि हमारा जो है ये डिस्टेंस, देखिए ये ए से सी के बीच का डिस्टेंस और हमारा सी से बी तक का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या कहा जा रहा है? जो ए सी है वो हमारा बी सी के इक्वल होना चाहिए। इसको इस तरह से भी तो बोल सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे बी सी स्क्वायर। मैंने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखे होंगे, रूट लगता है, तो वो रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर किया, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। आप लोग पढ़े डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो वही पढ़े। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इसका भी स्क्वायर है, देखिए एसी स्क्वायर लिखा है तो इसका भी स्क्वायर। मतलब कि ये रूट ओवरऑल हट जाएगा, इसलिए मैं ओवरऑल हटा के लिख रहा हूँ, स्क्वायर है ना तो रूट हट जाएगा। तो ये रूट मैंने जो है हटा दिया। चलिए रूट हटा दिया। उसी तरह इधर भी हमारा क्या है? बी सी स्क्वायर है, तो इधर भी हमारा रूट हट जाएगा। तो बी सी स्क्वायर क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कीजिए और एक्स वाई बीच की आपको रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। और इधर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और हमारा RHS में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 एंड माइनस 10y, ये चीज बचेगा। इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से देख सकते हैं हमारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये वाई स्क्वायर एक दूसरे को जीरो कर देगा। तो यहाँ पर क्या बचा? लेफ्ट साइड में आपका दिख रहा है ये 14x माइनस 14x है, माइनस 14x एंड यहाँ पर प्लस 49 और प्लस 1 50 एंड यहाँ पर है माइनस 2y। और राइट हैंड साइड में देखिए तो माइनस 6x दिख रहा होगा एंड माइनस 10y दिख रहा होगा एंड आपका 9 प्लस 25 ये हमारा हो जाएगा प्लस 34। यहाँ से आप एक काम कीजिए, ये जो माइनस 14x है उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो माइनस 14x इधर जाएगा तो ये प्लस 14x हो जाएगा, प्लस 14x। देखिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, इसको 50 को इस साइड रहने दीजिए और 34 को इस साइड ले आइए, 34 को 14x को उस साइड भेज दीजिए, तो 14x माइनस 6x हो जाएगा। तो 14x माइनस 6x वो हमारा 8x हो जाएगा एंड 2y को भी उधर भेज दीजिए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस 10y प्लस 2y हमारा क्या बन जाएगा? माइनस 8y बन जाएगा। अब यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, तो ये देखिए पहले यहाँ क्या हो गया? 50 माइनस 34 कीजिएगा 16 हो गया, इक्वल टू 8x माइनस 8y। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 8x माइनस 8y इक्वल टू 16। मतलब यहाँ 8 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 16।
अब 8 डिवाइड कर दीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, x और y के बीच ये हमारा रिलेशन निकल गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 किस में, ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 देखिए दिख रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए इसको पहले रिमूव करता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो रहेगा, जो क्वेश्चन दिया पहले उसको समझिए क्वेश्चन को, एंड उसको स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, अच्छी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम लोग लिख सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक रिमूव कर दिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए 82 में कहा जा रहा, तनय की 5 वर्ष पहले तथा 10 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 16 वर्ष है। तो तनय की वर्तमान उम्र क्या है? मैंने तनय की वर्तमान उम्र x मान लिया। ठीक है, मैंने तनय की वर्तमान उम्र को x मान लिया। तो बताइए 5 साल पहले इसका उम्र क्या हो जाएगा? 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा। एंड 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? अभी मान लीजिए x साल है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। तीन दोनों गुणनफल दिया हो, मतलब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10, इसका गुणनफल दिया हुआ 16। तो देखिए ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। आप x की जगह 6 पुट करके देखिए, यदि LHS आपका RHS की इक्वल आ रहा है तो मतलब कि सही है, x का वैल्यू वो सही है। जिस भी x का वैल्यू पुट करने पर वो 16 आ जाए मतलब कि वो सही हो जाएगा। तो x की जगह आप 6 पुट कीजिए तो 6 माइनस 5 कीजिए तो 1 हो जाएगा, एंड 6 प्लस 10 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। मतलब ये LHS में हमारा 16 आ रहा है और RHS में भी 16 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू हमारा 16 होगा। बाकी आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने ट्रिक बता दिया ना कि आप यहाँ ऑप्शन चेकिंग कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू ऐसा पुट कीजिए ताकि ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS हमारा 16 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि RHS हमारा 16 है तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो मतलब एक्स वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप 6 पुट करके चेक कीजिएगा तो वो हमारा 16 हो जाएगा LHS में, और RHS में भी 16 है, मतलब एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका एक्चुअल मेथड है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ से बनेगा प्लस 10x एंड यहाँ से बनेगा माइनस 50 इक्वल टू 16 है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 16 को इस साइड ले आइए तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 66। फिर यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर यहाँ द्विघाती सूत्र आपको लगाना होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, मतलब 6 24 और ये 26, 264 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, 264 प्लस 25 कीजिए तो ये हमारा 9, ये 8 और ये 2, तो मतलब 289 हो रहा है इसका वैल्यू। 289 अंडर रूट 289 क्या होता है, 17 होता है। तो ये माइनस 5 प्लस माइनस ये हमारा 17 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप दो वैल्यू निकल जाएगा एक्स का। एक बार प्लस वाला साइन लीजिए तो 17 माइनस 5 कीजिएगा 13/2 हो जाएगा, एक बार 13/2। एक बार माइनस वाला कीजिएगा तो 17 माइनस 5 माइनस 17 ये हमारा हो जाएगा माइनस 22। ठीक है, 22 यानी माइनस 11 हो जाएगा। दो वैल्यू हमारा निकल गया। तो नेगेटिव में तो आंसर हो नहीं सकता है, नेगेटिव में आंसर हो नहीं सकता, ये 6 होना चाहिए था, कहीं गलती हुआ है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। माइनस 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये हमारा 17 का स्क्वायर बना और ये 5 तो 17, अच्छा ये 12 होगा, यहाँ पे 12 होगा ना, 17 ये एक बार प्लस लीजिएगा तो 17 माइनस 5 ये हमारा 12 हो जाएगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ ये 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 6 हो गया और ये माइनस 11 हो गया। तो माइनस 11 नहीं हो सकता क्योंकि जो उम्र है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें प्लस 6 वाला सिलेक्ट करना है। बाकी मैंने तरीका बता दिया, दोनों तरीका की ऑप्शन से भी आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, बाकी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। तो इसको पहले रिमूव करते हैं, उसके बाद आपको 83 की ओर ले चलते हैं। तो 83 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 83 में आपका कहा जा रहा, यदि n कोई धन पूर्णांक हो तो निम्न में से कौन सी संख्या द्वारा n इंटू एन प्लस 3 सर्वदा विभाजित हो जाएगी। देखिए n कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इसको भी ऑप्शन चेकिंग से आप बना सकते हैं। तो अब देखिए n की जगह ये मतलब जो है n इंटू एन प्लस 3 ये किससे डिवाइड हो जाएगा, सर्वदा विभाजित हो जाएगी, 2, 3, 4 या 5। तो n की जगह मान लीजिए 1 पुट किया,
n की जगह n 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3, मतलब ये ओवरऑल हमारा 4 हो जाएगा। यदि n की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, n की जगह यदि 2 पुट किया तो ये बन जाएगा हमारा 2 प्लस 3 5, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। उसी तरह n इक्वल टू 3 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिएगा तो 3 प्लस 3 6, 6 3 जा 18 हो जाएगा। उसी तरह 4 की पुट कीजिए एक बार, तो 4 पुट कीजिएगा तो 4 3 7 और ये 28 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं 4 आया, 10 आया, 18 आया, 28 आया, किससे विभाजित है, ऑप्शन चेक कीजिए, 2 से विभाजित है ना, सारा संख्या क्या है 2 से विभाजित है, 3 से सब विभाजित नहीं है, 4 से सब विभाजित नहीं है, 5 से सारा विभाजित नहीं है, लेकिन जो 2 से है ये 4 भी विभाजित है, 10 भी विभाजित है, आपका 18 भी एंड 28 भी, इसलिए इसका आंसर हमारा 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 88, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 88 वाला। इसमें कहा जा रहा इन द फिगर AD बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब कि जो एंगल ए है वो AD क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब समद्विभाजित करता है इस एंगल को। मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा, दोनों एंगल एक्चुअल में बराबर होगा। ठीक है, दोनों एक्चुअल में बराबर होगा, तो ये एंगल मान लीजिए मैंने थीटा मान लिया तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया, BD हमारा 8 दिया हुआ, ये 8 दिया हुआ, एंड DC हमारा 6 दिया हुआ। देन द वैल्यू ऑफ AC, जो AC है इसका लंबाई क्या होगा। देखिए एक थ्योरम होता है, एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे पता नहीं, तो इसमें एक थ्योरम होता है कि रेशियो प्रोपोर्शनल थ्योरम होता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो एंगल बराबर है ना, जिस जो लाइन समद्विभाजित कर रहा है इसको, जो एंगल बराबर है उसके सम्मुख भुजा, उसके जो सामने वाला भुजा है, जैसे BD जो है सामने वाला साइड है, ठीक है, ये सामने वाला साइड का रेशियो जो होता है, सामने वाला साइड का रेशियो जो होता है जिससे ये एंगल बना हुआ है उसके रेशियो के इक्वल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किससे बना हुआ है, ये AB से बना हुआ है, ये एंगल किससे बना हुआ है, AB से बना हुआ है। ये जो पूरा एंगल था जिसको समद्विभाजित किया गया, ये एंगल किससे बना हुआ है, AB और AC। तो आपको रेशियो लेना है AB डिवाइडेड बाई AC, ये किसके बराबर होगा, ये जो एंगल डिवाइड हुआ उसके सामने वाला भुजा का रेशियो के बराबर होगा। सामने वाला भुजा क्या है, BD है ना, इक्वल टू हो जाएगा ये BD डिवाइडेड बाई DC, BD डिवाइडेड DC, ये रेशियो हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB हमारा 6 दिया हुआ है, AC हमें निकालना है, BD हमारा कितना दिया हुआ, BD हमारा 8 दिया हुआ है, एंड DC हमारा दिया हुआ 6। बस इसको सॉल्व कीजिए तो AC यहाँ से क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8, है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 3 एंड ये 4, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 2, मतलब क्या हुआ 9/2 आया। 9/2 बोले तो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या कहा जा रहा है, दिए गए चित्र में क्या है, DE पैरेलल टू DE जो पैरेलल है BC के, मतलब कि DE भुजा BC के समांतर है, तो x का मान ज्ञात कर देगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअल में करना क्या है कि आपका थेल्स प्रमेय लगाना है। थेल्स प्रमेय में यही कहता ना कि AD डिवाइडेड बाई DB, यही तो लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय में क्या कहेगा, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE डिवाइडेड बाई EC, तो बस यही लगाना है। तो AD की जगह मैं क्या लिखूंगा, AD की जगह x+4 दिया होता है, x+4 लिखूंगा, एंड हमारा DB की जगह x+3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद AE की जगह 2x-1 है, एंड EC की जगह x+1 है। बस इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको ऑप्शन चेकिंग सभी कर सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व कीजिए, प्रॉपर सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा x+4 इंटू x+1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और x+3 इंटू 2x-1 में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपको ये दिखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता होगा। तो ये हो जाएगा x² एंड प्लस 4x प्लस 1, 5x हो जाएगा एंड प्लस 4, और उस साइड हमारा इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x-1 को x+3 से, तो ये हमारा क्या बनेगा 2x² बनेगा, 2x² एंड ये हो जाएगा 6x माइनस x, तो ये हो जाएगा 5x एंड यहाँ से हमारा -3, ये दिखेगा। तो ये 5x तो कैंसिल हो गया, 5x कैंसिल हो गया। इस x² को इस साइड भेज दीजिए राइट साइड में, तो ये हो जाएगा x², और इस 4 को क्या कीजिए, मतलब इस -3 को इस साइड भेज दीजिएगा, तो वो हमारा हो जाएगा +7। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो गया √7। √7 किसमें, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गया ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x+4 को यदि x+1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका बनेगा x² + 5x + 4। 2x-1 को यदि x+3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बनेगा 2x² + 5x - 3। ये 5x कैंसिल हो गया, x² को मैंने उस साइड भेज दिया, तो वो हो गया 2x² - x² हो जाएगा x²,
एंड इस -3 को इस साइड भेज दिया, मतलब यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, समझने में यदि दिक्कत हो रहा तो -3 को इस साइड भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, ठीक, +4 और इधर माइनस है तो ये जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा, 2x² माइनस x² ये x² हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √7। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 86। 86 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 86 में कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ y व्हेन, इसको भी ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, जब x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ और x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6 दिया, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हैं आप, फिर नहीं, इसको ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते क्योंकि x का वैल्यू तो आपको पता नहीं है ना, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल तो ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते हैं, दो ऑप्शन रहता है x y दोनों का, तब ऑप्शन लगाकर चेक कर सकते। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा जगह क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए पहला इक्वेशन हमारा, यहाँ देखिए ऊपर में, ये हटाइए इसको पहले, ये देखिए पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2xy, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2xy, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6xy। इन दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, आपको y निकालना है, या फिर ये इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यदि y निकालना है तो दोनों को समीकरण को घटा देना होगा, ठीक है, घटा दीजिए दोनों समीकरण को, तो मैंने माइनस कर दिया, ये लीजिए माइनस कर दिया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो ये y 2y हो गया, लेकिन इसको घटाइए मत, नहीं तो फिर y कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए सब सही रहेगा, इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि घटाने पर y ही कैंसिल हो जाएगा, आप घटा के देखिए y कैंसिल हो जाएगा, क्यों नहीं इसको जोड़ दिया जाए, तो यहाँ y हट गया, तो ये हमारा 2x हो गया, और यहाँ यदि आप जोड़े हैं तो 6 + 2 8xy हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा निकल गया, कितना निकल गया 2/8, मतलब कि 1/4, तो 1/4 किसमें, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इन द गिवन फिगर, देखिए ABC और PQR जो है समरूप त्रिभुज है, ठीक है, PM इज मीडियम, मतलब ये माध्यिका है, PM मतलब ये डिस्टेंस जो QM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, MR के, माध्यिका ये तो करता है, बाइसेक्ट करता है दोनों, ये जो साइड है बाइसेक्ट करता है साइड को, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। क्या दिया हुआ, और मीडियम ऑफ PQR इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का एरिया दिया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, BC हमारा दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, MR दिया हुआ ये 6.5 सेंटीमीटर, यदि MR 6.5 सेंटीमीटर तो ये भी 6.5, मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ QR क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ने पर 6.5 + 6.5 ये हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, QR हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, एंगल ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM को मैं x मान लेता हूँ। तो क्या आप पढ़े, एक चीज पढ़े होगा, दो समरूप त्रिभुजों क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ ABC का, तो 289 हो गया, ठीक है। अच्छा PQM का क्षेत्रफल पूछा जा रहा ना, तो इसको x में नहीं मानता हूँ मैं, PQR के क्षेत्रफल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ध्यान दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को मैं x माना हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल मैंने x माना है। तो आप क्या पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR x, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। संगत भुजा ये BC/QR का होल स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा हो गया 13 स्क्वायर मतलब 169। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM, तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है, मैं आपको फिल करके दिखा दे रहा हूँ। PQM ये वाला ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल क्या हुआ, जो PQR है उसका आधा हुआ ना, जो PQR है उसका आधा हुआ, और PQR का क्षेत्रफल क्या मैंने माना था x माना था, जो कि 169 आया, तो इसका आधा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM का एरिया क्या हो जाएगा, x का आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, तो x/2 होगा तो 169/2 कीजिए, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, मतलब ऑप्शन 3 में जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 88 में कहा जा रहा है 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस
ये देखिए किसी अनुक्रम का 10वां पद क्या होगा, ये एक्चुअल में एक एपी बनता हुआ दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं एपी कैसे बनेगा। हमारा √2 है पहला टर्म, फिर सेकंड टर्म क्या 8 √8 है ना, तो √8 को 2 लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लोग √18 को लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक एपी बन गया, जिसमें a इक्वल टू क्या हो गया, √2 हो गया। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1, 2√2 में √2 घटा दीजिए तो हमारा √2 हो गया। तो हमें निकालने बोल रहा है a10, तो a10 कैसे निकालते बताइए, a10 निकालने का फॉर्मूला होता है an निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, तो a10 को लिख सकते हैं a + 9d। तो अब बताइए a का वैल्यू हमारा √2 है और d का वैल्यू में √2 है, ठीक है। तो 9 × √2, तो ये हमारा √2 + 9 √2 ये हो गया 10 √2। 10 √2 मतलब देखिए इसको यदि रूट के अंदर भेजेंगे तो 100 भेजाएगा ना, तो 2 × 100, तो यानी हो गया √200। किसमें, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 में क्या कहा जा रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 द्वारा विभाजित है। देखिए इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आप लोग को, यदि सफलता बैच वाले स्टूडेंट जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि ट्रिक किस तरह से बताया था। 2 अंक वाली संख्या कहाँ से होती है, 11 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, ये हमारा 99 तक जाती है। मैंने क्या कहा था, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 3 से विभाजन चेक करने बोल रहा तो 3 से डिवाइड कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आपको भागफल लिखना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, भागफल लिखेगा 3, और इधर क्या हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। और फिर मैंने लास्ट में बताया था कि ये वाला इसमें से इसको घटा दीजिए, 33 - 3 कीजिएगा तो ये हमारा 30 हो गया। 30 किसमें, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से मैंने बहुत सारा ट्रिक आप लोग के साथ शेयर किया हुआ, बहुत सारा ट्रिक बताया, तो ट्रिक यदि याद होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन का ऐसे ही जवाब दे पाएंगे। लेकिन मैथ्स में मैं सिर्फ ट्रिक नहीं बताता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि यदि आपके पास समय कम है तो आप इस तरह से ट्रिक लगा सकते हैं, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। 3 द्वारा विभाजन आपसे पूछ रहा है कितनी संख्या है जो 3 द्वारा विभाजित 2 अंकों वाले, तो इसमें एक एपी बनेगा। तो पहला 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित है वो क्या होगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा 12 हो गया, फिर हमारा 15 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, इस तरह डॉट डॉट लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो ए है वो हमारा 12 हो गया, जो डी है वो हमारा 3 हो गया, और ए एन जो है लास्ट टर्म वो हमारा 99 हो गया। बस, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, एन इक्वल टू व्हाट। इसको सबसे पहले यहाँ से रिमूव करता हूँ, एन का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला आप सिंपली लगा दीजिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ, ए एन इक्वल टू होता है ए + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है ए एन का फॉर्मूला। ए एन का जगह क्या पुट कीजिएगा, 99 दिया हुआ है, ए का जगह क्या पुट करना है, 12 + n - 1, n - 1 मतलब n का वैल्यू तो निकालना है, और d के जगह में 3 पुट करूंगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर 99 - 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा। चलिए इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 99 - 12 इक्वल टू हो जाएगा n - 1 × 3। तो बताए 99 - 12 कीजिएगा तो ये हो गया 87 इक्वल टू n - 1 × 3। इसको डिवाइड कीजिए 3 से, तो 87/3 हो जाएगा n - 1, तो n - 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूने 6 एंड 3 नम 27। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 29 + 1 जो कि 30 आ गया। 30 तो टिक लगाया था मैंने ना, ट्रिक से भी बताया था 30 आया था, तो 30 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख सकते हैं किस तरह से मैंने बताया। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग 10th ऑलरेडी पास कर चुके हैं, आप लोग 10th का एग्जाम दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग ये सब पढ़ के आए हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो इतना पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अरे विकास, चलिए तो 90 को देखते क्या बोला जा रहा है इसमें। प्रदत्त चित्र में किसी वृत्त पर ए बी सी डी 4 बिंदुएं है, देखिए ए बी सी डी 4 बिंदुएं है, ए सी तथा बी डी ई बिंदु पर एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि एंगल बी ई सी 130 डिग्री। देखिए ये एंगल जो बी ई सी है ये 130 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ई सी डी ये वाला 130 डिग्री, एंगल ई सी डी ये वाला एंगल 20 डिग्री दिया हुआ। तो एंगल बी ए सी ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि एक चाप द्वारा वृत्त के
वृत्त के किसी भाग पर बनाया गया कोण वृत्त के अन्य किसी भाग पर बनाया गया कोण के बराबर होते हैं। मतलब ये यदि मैं चाप ले लूं, ये यदि चाप कंसीडर करूं, मैं ब्लू कलर में दिखा रहा हूं, मैं यदि एडी चाप कंसीडर करूं तो एडी चाप क्या हो रहा है, एक एंगल यहाँ पर बनाया जा रहा है 20 डिग्री का, देखिए इसी चाप के द्वारा बनाया जा रहा है ये एंगल 20 डिग्री, और एक एंगल यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये देखिए ये है। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, मैंने बताया कि सेम चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण इक्वल होता है। तो ये यदि 20 डिग्री दिया हुआ तो ये एंगल भी हमारा 20 डिग्री दिया होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये एंगल भी 20 डिग्री हो जाएगा। कौन वाला एंगल, ये वाला एंगल, देखिए यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, ये 20 डिग्री हो जाएगा। अब बाकी आप लोग देखे होंगे कि यदि ये 130 डिग्री है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 डिग्री होगा ना। तो यदि ये हमारा 130 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोग को दिखेगा अच्छा से। चलिए तो देखिए यहाँ पर यदि ये तो 20 डिग्री हो गया, ठीक है। ये यदि हमारा 130 है तो ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, ये जो एंगल है ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप लगा दीजिए, ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये 20 एंड ये हमारा 50। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAC प्लस कीजिएगा 20 प्लस कीजिएगा 50 इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल BAC निकल जाएगा, एंगल BAC क्या निकलेगा, 180 माइनस 70, जो कि हमारा 110 डिग्री निकलेगा। तो 110 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको पहले जूम से हटाते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 91 में आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री है, तब एक खंभा की छाया 9 मीटर लंबा है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा तब खंभा की छाया की लंबाई कितनी होगी। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इजी क्वेश्चन आपका समझ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा कोई आपका खंभा है जिसका हाइट मैंने h मान लिया, या दिया नहीं h मान ले लिया, ठीक है। कहा गया है जब खंबे सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, तब इसका छाया की लंबाई क्या हुआ 9 मीटर। मतलब ये हमारा छाया की लंबाई हो गई, ये वाला ये छाया की लंबाई हो गई। मैं नाम दे देता ये BC, ठीक है। तो यहाँ पर जो BC है वो छाया की लंबाई हो गया, जो कि कितना हो गया 9 मीटर लंबा दिया गया। ये हमारा BC 9 मीटर लंबा हो गया। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, मतलब 60 डिग्री मतलब यहाँ पर अब आ गया, इसको D पॉइंट कह देता हूँ। तो ये जब 60 डिग्री हो गया सूर्य का उन्नयन कोण, तब छाया की लंबाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा। तो ये मैंने x मान लिया छाया की लंबाई, तो हमें x फाइंड करना है। तो कितना इजी हो गया, देखिए एक बार tan 30 लगाइए, एक बार tan 60 लगाइए। यदि tan 30 डिग्री में लगाऊंगा तो आप क्या लिख सकते हैं, tan 30 इक्वल टू h/9 लिख सकते हैं। समझ रहे, इतना तो समझ ही रहे होंगे, h/9। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 इंटू tan 30, और tan 30 का वैल्यू 9 इंटू tan 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो h का वैल्यू आ गया 9/√3, ठीक है। यहाँ से h का वैल्यू आ गया। अब देखिए एक बार tan 60 लगा दीजिए, tan 60 का क्या लिख सकते हैं, tan 60 इक्वल टू लिख सकते हैं h/x, और h का वैल्यू अभी निकाले 9/√3। तो h के वैल्यू, h की जगह आप 9/√3 पुट कर दीजिए, तो ये 9/√3x हो गया। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए। पहले तो देखिए √3 हो गया tan 60 का वैल्यू, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9/√3x। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x को इस साइड भेजिए, √3 को नीचे कर दीजिए, तो x इक्वल टू हो गया 9/√3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ओवरऑल 3 आ गया। तो x का वैल्यू 3 हो गया, 3 मीटर किसमें, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, एंड उतना टफ भी नहीं था देखा जाए तो, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपसे रहता है, लेकिन इसमें भी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल था, फिर लेकिन ये इजी क्वेश्चन के श्रेणी में इसको रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं ताकि यहाँ पर लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए 92 में यदि थीटा कोई धनात्मक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, और साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ कितना, साइन थीटा दिया हुआ हमारा 1/√6, तो टेन थीटा क्या होगा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, P/H। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू 1
एंड h इक्वल टू √6। एक्चुअल में इसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू होता है ना √h² माइनस p स्क्वायर। तो √h² क्या होगा √6 का स्क्वायर, मतलब ये 6 हो जाएगा, और p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया √5। अब tan थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b। p क्या है, p हमारा 1 है, b कितना निकाले √5 निकाले, तो इसका आंसर होगा 1/√5। 1/√5 ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। साइन a माइनस बी दिया हुआ 1/2 और कॉस a प्लस बी दिया हुआ 1/2, और क्या दिया है कि a प्लस बी जो है न्यून कोण है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करता है, और a ग्रेटर देन b है, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू निकालना है। चलिए तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपसे यदि मैं पूछूंगा कि बताइए साइन a का वैल्यू दिया 1/2, तो अब a का वैल्यू क्या लिखेंगे, a का वैल्यू अब जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा एंगल शो करता है, और ये हमारा देखिए साइन 30 डिग्री का ही वैल्यू 1/2 होता है ना, तो a का वैल्यू मैंने यहाँ 30 डिग्री लिख दिया। उसी तरह यहाँ पर देखिए यदि साइन a प्लस बी दिया हुआ है, सॉरी साइन a माइनस बी दिया हुआ 1/2, मतलब ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, तो a माइनस बी यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू साइन के किस वैल्यू के लिए 1/2 होता है 30 डिग्री के लिए, तो a माइनस बी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया, और यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा cos a प्लस बी 1/2, तो cos के किस एंगल के लिए 1/2 होता है बताइए, तो ये 60 डिग्री के लिए होता है, तो यहाँ से हमारा a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री हो गया। मेरे को पूछा क्या जा रहा है, वैल्यू ऑफ a एंड b, दोनों एंगल निकालना है, तो क्या कीजिए इस इक्वेशन में एक बार जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो b कैंसिल आउट हो गया, 2a इक्वल टू क्या हो गया 90 प्लस 30 कीजिए तो 120 हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू हो गया आपका 60 डिग्री। यदि a का वैल्यू 60 हो गया तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 60 पुट कीजिए तो b का वैल्यू हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया, चलिए इसको जोड़े थे तो ये हमारा, सॉरी यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे 90 नहीं लिखना था ना, a प्लस बी तो यहाँ 60 होगा, मैं अभी सोच रहा हूँ गलती कहाँ से हो गया, तो एक्चुअल में ये 60 डिग्री होगा ना। ये देखिए cos a प्लस बी 1/2 है ना, तो cos के किस एंगल के लिए 1/2 होता है 60 डिग्री के लिए, मैंने बताया सही था लेकिन यहाँ लिखने में गलती कर दिया। अब मैंने जोड़ दिया तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू 45 डिग्री पुट कीजिए तो b का भी वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 45 डिग्री a का वैल्यू पुट कीजिए तो b का वैल्यू 60 माइनस 45 कीजिएगा 15 डिग्री आएगा। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तांबा के छड़ को खींचकर बराबर मोटाई वाले 18 मीटर लंबा तार बनाया गया, प्रस्तुत तार का व्यास क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको यूनिट का ख्याल रखना है, यहाँ सारा कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ, उसके बाद यहाँ देखिए मीटर में दे दिया गया, तो मीटर को क्या करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन भी आपका सेंटीमीटर में दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक लंबा तार है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा लंबा तार है, इसका व्यास दिया हुआ कितना 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका जो लेंथ है लंबाई जो है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, इसको क्या किया गया है, तांबा के छड़ को खींचकर इसको खींच लिया गया और बनाया गया एक लंबा तार, तो एक लंबा तार मैंने खींचकर बना दिया गया, इसका लंबाई दिया गया 18 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा लंबा तार बनाया, प्रस्तुत तार का व्यास क्या होगा, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, इसका रेडियस को मैंने चलिए इसका रेडियस को मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मिनट, इसके रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ और इसके रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। तो यदि स्मॉल आर हमारा निकल जाएगा तो उसका डबल कर दे देंगे तो व्यास भी निकल जाएगा। तो ये देखिए जब भी इस तरह से रहेगा क्वेश्चन कि इसको पिघला कर या इसको कन्वर्ट करके इस तरह के बनाया गया, तो उसमें क्या करना, आयतन को इक्वेट कर देना। तो बताइए आयतन को इक्वेट करना, ये हमारा क्या बेलनाकार आकृति है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इस बेलन का आयतन इक्वल टू इस बेलन का आयतन करना है, इस बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यहाँ कैपिटल आर लिया ना, आर स्क्वायर एच, एच मतलब कि यही एल जो है, एल इसी को एच बोलेंगे, लंबाई इसको एच बोल दीजिए, चलिए इसका एच इतना है और इसका एच कैपिटल एच मान लेते हैं, तो इसका एच ही है, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू इधर साइड में लिखेंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई तो पहले कैंसिल आउट कर दीजिए, और आर स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, एच का वैल्यू 8 दिया हुआ है, सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, यहाँ आर स्क्वायर जो कि आर निकालना मेरे को, एच का वैल्यू हो गया 1800,
तो ये 1800 हो गया। अब ये 4 दूने 8 हो गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2/1800। 2/1800 बोले तो 1/900। अब इसका अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट लीजिए। 1/900 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/30। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमारा निकल गया, आर का वैल्यू 1/30। तो डी क्या होगा, व्यास क्या होगा, व्यास इसका डबल होगा ना, 2r होगा। तो हमारा 2 इंटू 1/30 मतलब कि 1/15 हो जाएगा, 1/15। तो 1/15 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। जो टिक लगा हो उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा टिक लगाया गया। अभी मैंने सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, 1/15 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 में क्या कहा जा रहा है, किसी पासे को एक ही बार लुढ़काने से एक, इसका आंसर 1/15 आया था। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासा है, पासा में 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, उसमें अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो गया, अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, टोटल 1 से 6 तक रहता है। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट ऑफ यानी इवेंट इक्वल टू होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारा 3 हो गया और कुल परिणाम हमारा 6 हो गया, तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 किसमें, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 96 देखिए, इसका आंसर निकालना है, तो इसको पहले रेशनलाइज कीजिए। जब भी रूट देखेगा ना तो उसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, जहां भी आप रूट देखिएगा तो उसको रेशनलाइज मतलब आपका हर का प्रेमीकरण करना है। तो मतलब क्या करना है इसमें, देखिए ये हमारा दिया हुआ है 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा, ये दिया हुआ। मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए ऊपर नीचे क्या किया, 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, एंड नीचे क्या बन जाएगा, देखिए a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये प्लस होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज पढ़े होंगे। तो यहाँ से भी तो वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 होता है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस cos स्क्वायर के थीटा की जगह में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया हमारा, पहले तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब जब रूट से बाहर निकलेगा तो एक चीज बाहर निकलेगा, ये 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा और ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, है ना, साइन थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों के साथ डिवाइड कर दीजिए, 1 बाई साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा। अब बताए 1 बाई साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा, एंड cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस cot थीटा आया, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर, इसको पहले रिमूव करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है यदि बिंदुए 1,2 माइनस 1,x तथा 2,3 समरेखी है तो x का मान क्या होगा। इसमें 3-4 तरीका होता है सॉल्व करने का। एक तो स्लोप कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं स्लोप वाला भी बताऊंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे ए मान लीजिए इसको, बी मान लीजिए इसको, सी मान लीजिए इसको, तो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होगा ए बी सी। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला 3 बार लगाना होगा, है कि नहीं। ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालना होगा। तो 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसका एरिया जीरो कर सकते हैं, क्योंकि समरेखी है तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो जीरो कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका क्या हो गया, स्लोप कॉन्सेप्ट। स्लोप क्या होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि और एक क्वेश्चन है जिसमें मैं स्लोप निकालने सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्लोप एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्लोप निकालते कैसे वो सिर्फ समझ लीजिए। स्लोप क्या होता है वो उस पर यदि मैं डिस्कस करूं तो हो सकता है बहुत लंबा वीडियो चल जाए। स्लोप निकालते कैसे वो सिर्फ आपको बता देता हूं। देखिए मान लीजिए 2 पॉइंट है, आपका 2 पॉइंट है। एक पॉइंट का नाम है x1 y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है x2 y2, ठीक है। यदि मैं स्लोप पूछूंगा जिसको m से डिनोट करते हैं तो स्लोप क्या हो जाएगा,
ये हमारा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। आप जिसको माइनस कीजिएगा, आप y1 में y2 को भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह चलना होगा। यदि y1 में y2 माइनस किया तो x1 में फिर x2 को माइनस करना होगा। यदि मैंने y2 में y1 माइनस किया तो मुझे फिर x2 में x1 माइनस करना होगा। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मतलब क्या हुआ कि ऊपर में y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और नीचे में x कोऑर्डिनेट को। ये हमारा स्लोप होता है, बस इतना जान लीजिए। स्लोप के बारे में यदि डिटेल में डिस्कस करूं तो हो सकता है ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाए, इसलिए डिटेल में नहीं डिस्कस करना चाहता हूं। इतना जान लीजिए स्लोप ये होता है। स्लोप निकालते कैसे मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए, जब भी संरेखी होगा ना तो उसमें स्लोप जो है इक्वल होता है, स्लोप इक्वल होता है। तो ये पहले ये दोनों को कंसिडर किया मैंने, तो इन दोनों का स्लोप कैसे निकालते हैं मैंने बताया। y2 माइनस y1 कीजिए तो x माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या कीजिएगा, x2 माइनस x1, हाँ। तो ये -1 -1 तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये स्लोप हो गया ना। मैंने बताया जब भी संरेखीय होगा तो स्लोप इक्वल होता है, ठीक है। कोई लाइन रहेगा, एक लाइन का एक ही स्लोप होता है, एक लाइन का एक ही स्लोप होता है। तो ये तीनों संरेखीय मतलब तीनों एक ही लाइन में है, तीनों एक ही लाइन में है, तो लाइन का स्लोप तो इक्वल होना चाहिए। लाइन का स्लोप तो हमेशा हर एक पॉइंट पे आपको इक्वल दिखेगा। तो ये हमारा स्लोप हो गया जब इन दोनों पॉइंट को कंसीडर किया। अब जब मैं इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करूंगा तो भी स्लोप हमारा इक्वल होना चाहिए इन दोनों को। अब इन दोनों को कंसीडर कीजिए तो क्या हो जाएगा। अब मैंने बताया आप 3 में भी x को घटा सकते हैं, लेकिन फिर 2 में 1 को घटाना होगा, या फिर x में 3 को घटा सकते हैं तो फिर -1 में -2 को घटाना होगा। तो मैं x में 3 को घटा रहा हूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, -1 -2, तो ये होगा -3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 3। मतलब कि ये हमारा हो गया, कुछ गलती की है क्या, x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई -1 -3, ये तो सही है। एंड अच्छा गलती नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। इसको बस सॉल्व कीजिए, 3x माइनस 6 इक्वल टू 2x माइनस 6, तो ये हो गया -6 कैंसल, 2x को इस साइड ले जाइए तो x इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो x इक्वल टू 0 किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ये हुआ स्लोप मेथड। यदि आपको स्लोप मेथड अच्छा नहीं लग रहा, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। एक तरीका तो मैंने बताया था डिस्टेंस वाला, आप खुद से बना लीजिएगा। डिस्टेंस इक्वेट करना है, AB प्लस BC इक्वल टू AC करना है, वो आप खुद से बना लीजिएगा। दूसरा तरीका मैं ट्रायंगल वाला बताता हूँ कि इसका ट्रायंगल का एरिया जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया 0 होना चाहिए, तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर x1 y1 लिख लेता हूँ। x1 हमारा है 1, y1 हमारा है 2, फिर मैं x2 y2 लिख लेता हूँ। x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा x, फिर x3 एंड y3 लिख लेता हूँ। इस तरह आप लोग को भी लिख लेना है। तो x3 हो गया 2 एंड y3 हो गया 3। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए क्योंकि संरेखीय है। तो 0 कैसे कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 होता है। एंड उसके बाद हम लोग करते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये याद होना चाहिए 1 2 3 2 3 1 2 3 1, फिर 3 x3 3 1 2 1 2, तो इस तरह से याद होना चाहिए। इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। तो ये 1/2 है तो 2 इधर साइड जाएगा तो वो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 2 को हटा देता हूँ, 2 को इस साइड भेजिएगा RHS में तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 2 को क्यों ना मैं हटा देता हूँ। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। बस इसमें पुट कीजिए वैल्यू, इसमें आपको पुट करना है और आंसर आपका जो है आ जाएगा x का वैल्यू। ये जो y2 में y2 इक्वल टू x माने उस x का वैल्यू पुट आ जाएगा, ठीक है। x1 1 पुट कीजिए, y2 की जगह x है एंड y3, बस इसमें वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। x2 की जगह -1, y3 हमारा 3 है, y1 हमारा कितना है 2 है एंड प्लस x3 हमारा 2 है, y1 हमारा 2 है, ठीक है। x3 भी 2 है, y1 भी 2 है एंड y2 क्या है, y2 हमारा x है। तो यहाँ इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, इधर x माइनस 3 बन जाएगा। ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 3 माइनस 1 1 एंड -1 1 माइनस 1 और इनटू में है ये -1, तो ये हमारा ओवरऑल -1 बनेगा। ये इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 4 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से क्या बनेगा देखिए, x माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो +4 -4 तो गया, तो x माइनस 2x, ये माइनस x इक्वल टू 0 आ गया, यानी x इक्वल टू 0 हो गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि x इक्वल टू इसका फाइनल 0 जो है इसका फाइनल आंसर होगा। मैंने आप लोग को सॉल्व करके भी दिखा दिया था, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
तो ये इसमें मैं चाहता हूँ कि आधा ही सॉल्व करो, ठीक है। चाहता हूँ इसमें 100 तक ही सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 100 से 120 तक ले आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय नहीं है मेरे पास। तो 100 तक ही इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये पार्ट 1 रख देते हैं। पार्ट 2 में हम लोग फिर क्या करेंगे, 100 से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन और जो बचा हुआ रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय की कमी है मेरे पास। तो 98 का मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 98 में क्या कहा जा रहा है, यदि समीकरण 12x² प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल वास्तव तथा बराबर है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल वास्तविक तथा बराबर होता है तो उसमें क्या करते हैं, डी को 0 पुट करते हैं। डी इक्वल टू 0 कंडीशन में ही जो क्या होता है, मूल वास्तविक और बराबर होता है। तो बस डी इक्वल टू 0, डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। एंड बी के बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स के साथ जो होता है उसको बी बोला जाता है, एक्स के साथ यहाँ एम है तो ये एम हमारा बी हो गया। तो ये हमारा बी की जगह मैं पुट करूंगा एम स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर है ना, तो बी की जगह एम पुट करूंगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, 4 और ए का वैल्यू हमारा 12 है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसी को ये बोलते हैं, इतना तो पता होगा, 10th क्लास आप लोग दे चुके हैं। एंड सी हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसको 0 पुट कीजिए, यहाँ से एम का वैल्यू निकल जाएगा, एम स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बजे 60 और 6 24, तो ये हमारा 240 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो गया अंडर रूट 240, या फिर इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि मेरे को तो ओवरऑल रूट अंडर में ही लेना है ना, रूट के अंडर में ही लेना। तो एम स्क्वायर यहाँ से होगा 4 इंटू 12 इंटू 5, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 12 इंटू 5, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। यहाँ से अब m इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा एक, और यहाँ पर अंडर रूट में बचेगा 5 या 15, तो 4 रूट 15, 4 रूट 15 किसमें, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा है 4 रूट 15। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करना था। आपका क्या दिया था, मूल जो है वास्तविक तथा बराबर दिया होता है, उस कंडीशन में हमें क्या करते हैं, डी का वैल्यू 0 पुट करते हैं। चलिए 99 की ओर चलते हैं। ये आपका क्लास 11 का क्वेश्चन है, जो कि सेट 1 में 2019 में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बताया कि यदि क्लास 11 में पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा कि 2019 वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लीजिए, 2019 में करवाया हूँ उसको देखिए, वही सारा क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस रहता है। राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, समुच्चय ए जहाँ पर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय का रोस्टर फॉर्म क्या होगा। रोस्टर फॉर्म मैंने लिखना सिखाया आप लोग को, यदि सेट 1 नहीं देखे, 2019 का क्वेश्चन पेपर नहीं दिखे है तो उसको देख लीजिएगा। रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि सभी को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड इसमें से जो जो लेटर है आपका बेटर में वो सारा लेटर आता है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक लेटर को एक ही बार लिखना है। जैसे बी है तो बी पहले लिखे, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा, बी पहले लिखे, उसके बाद ई है तो ई लिखे, उसके बाद टी है तो मैंने टी लिख दिया, उसके बाद फिर टी है तो क्या दोबारा टी लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक टी मैंने लिख दिया, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ई है तो ई भी मैंने ऑलरेडी एक बार लिख चुका है तो दोबारा नहीं लिखना। उसके बाद आर है तो आर लिख दिया, मतलब सारा लेटर यहाँ पर लिखा होना चाहिए, वही रोस्टर फॉर्म होता है। बाकी 2, 3 और 4 वाला क्यों गलत है ये मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 ई लिख दिया गया, एक ही लिखना था तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 2 टी लिख दिया, 2 ई लिख दिया, इसलिए गलत हो गया। इसमें देखिए सभी लेटर नहीं लिखा गया, बी टी आर सिर्फ लिखा गया, और ई क्यों नहीं लिखा, ई तो ई भी तो लिखना चाहिए ना, तो इसलिए ये गलती हुआ। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी 101 आपका 101 से 120 तक नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा समय की कमी है, इसके कारण से मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको डिवाइड करके बना दे रहा हूँ। चलिए तो 100 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुलाब फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये एपी का क्वेश्चन है। क्यों एपी का क्वेश्चन है मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, फिर आपको दिखने लगे कि वास्तव में एपी का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जाए गुलाब फूलों की एक क्यारी है, ठीक है, जिसमें आपका गुलाब फूल लगा हुआ है। तो फर्स्ट जो पंक्ति है, फर्स्ट रो जो है उसमें 23 पौधे हैं। तो इस तरह से हमारा दिया गया, ये रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3, तो इसमें 23 पौधा है। सेकेंड रो में हमारा 21 पौधा है, और थर्ड रो में हमारा तीसरी पंक्ति में क्या 19 पौधा है। इस तरह डॉट 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 बहुत सारा रो है, और लास्ट रो में हमारा 5 पौधा है। मतलब क्या है वो एपी बन गया ना, पहले 23 था, फिर 21 था, फिर 19 था, डॉट 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 लास्ट में कहाँ तक जा रहा, 5 तक जा रहा। एपी क्यों बना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। आपका देखिए
डी जो है वो सेम होगा, डी कितना हो जाएगा 21 माइनस 23 की जगह, तो ये -2 हो गया। ये आप 19 में 21 घटाए तो भी -2 होगा, तो मतलब डी जो है कांस्टेंट है, डी सेम है, इसलिए ये एपी हो जाएगा। तो ये हमारा एपी कहलाएगा, ये एपी हो जाएगा। निकालने क्या बोला जा रहा है, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां, यही पंक्तियां निकालना कितनी, मतलब एन का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो एन का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, ये ए एन है ना, जो 5 है वो हमारा क्या है, ए एन है। तो ए एन इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ 5, डी हमारा दिया हुआ, ए दिया हुआ क्या, ए हमारा 23 हो जाएगा, 23। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एन एन पूछा जा रहा है, तो बस ए एन का फॉर्मूला लगाइए। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 5 है, एंड इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 23 है, प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू फाइंड करना है, डी का वैल्यू हमारा -2 है। इसको सॉल्व कीजिए, 5 माइनस 23 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। ये हो गया -7, ये -18 हो जाएगा, -18, और ये -2 डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा, इक्वल टू हो गया n-1, ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये 9 बार में कैंसिल होगा, तो n-1 इक्वल टू हो गया 9। तो यहाँ से हमारा n इक्वल टू हो गया 10। n इक्वल टू 10 किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहीं पर रखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें कहा जा रहा है किसी अनुक्रम का 7वां पद 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो उस क्रम का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपका A10 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ, 7वां पद 34 दिया हुआ, और आपका 12वां पद जो दिया हुआ वो 64 दिया हुआ है, तो 10वां पद क्या होगा वो पूछा जा रहा है। देखिए इसमें तो आप दो तरीका मैं बताऊंगा, एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा और एक आपका लंबा तरीका भी जाएगा, जो कि आप जानते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है सर, शॉर्टकट तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से डी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकाल सकते हैं सर, इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाइए, 64 माइनस 34। इस टाइप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इस टाइप का डी आराम से निकाल सकते हैं। डिवाइडेड बाई क्या कीजिए, ये 12 है, ये 10 है, तो 12 माइनस 7 कीजिए, तो ये डी यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। डी कितना हो जाएगा सर, यहाँ से हमारा तो हो गया 30, और डिवाइडेड बाई ये हो गया 5, तो ये डी 6 हो गया। डी डायरेक्ट यहाँ से 6 हो गया ना, तो यहाँ से डायरेक्ट डी निकाल लिए। और A10 निकालना है, तो A7 दिया हुआ, तो ये शॉर्टकट तरीका बता रहा है। A7 दिया 34, तो A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 34। डी का वैल्यू निकाल चुके हैं, 6 निकाल चुके हैं ना, तो A इक्वल टू कितना होगा 34 माइनस ये 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो A इक्वल टू निकल गया सर -2। तो A10 निकालने बोला जा रहा है, मतलब कि A प्लस 9D। तो A हमारा -2 है, 9 इंटू 6 तो क्या हो गया -2 प्लस 6 9 54, तो ये हो गया 52, 52 किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीका डी निकालने का। डी निकालने का शॉर्टकट तरीका हो गया। जब भी इस टाइप का दिया हो रहेगा तो आप इसमें से इसको घटाइए, डिवाइडेड बाई इसमें से इसको घटाइए, तो आपका डायरेक्ट डी निकलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। डी डायरेक्ट निकल जाएगा उस मेथड से, वो शॉर्टकट हो गया। अब लंबा तरीका क्या हो गया कि आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको चलना होगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ सॉल्व करके, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट उस तरीका से किए होंगे और आपका आ भी गया होगा आंसर। एक A7 दिया हुआ है, तो A7 को लिख सकते हैं सर A प्लस 6D। तो पहला इक्वेशन हो गया A प्लस 6D इक्वल टू 34, और दूसरा इक्वेशन हो गया A प्लस 11D इक्वल टू 64, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ दोनों को घटा दीजिए, ये दोनों क्या कीजिए घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -5D इक्वल टू -30। तो यहाँ से भी D इक्वल टू 6 निकल गया। तो D मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया था, D 6 निकल गया, तो किसी एक इक्वेशन में D का वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए इस इक्वेशन में D का वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें A निकल गया था -2, A निकल गया -2, तो A प्लस 9D, मतलब ये A10 हो जाएगा। वहाँ से हमारा 52 निकल के आया हुआ था, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए, डी निकालने का डायरेक्ट तरीका मैंने बताया था कि इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसमें घटाइए, आप डी डायरेक्ट पा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102। 102 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 102 में कहा जा रहा है यदि बिंदु ए बी सी और डी जो है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रम है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कहा जा रहा है, मतलब ये कहा जा रहा है कि आपका एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना 6,1 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8,2, एंड सी का दिया हुआ है 9,4, एंड आपका डी का दिया हुआ P,3। तो P का वैल्यू क्या होगा वो पूछा जा रहा है। ये समांतर चतुर्भुज है, आपको एक चीज पता होगा, क्या पता होगा कि ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये वाला भुजा, मतलब इसको O दे देते हैं, तो BO इक्वल टू OD हो जाएगा ये, और ये इक्वल टू ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये जो पॉइंट O है उसका कोऑर्डिनेट तो दोनों तरफ से सेम होना चाहिए ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। पहले
BD को देखिए, BD को देखिए पहले, यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो पॉइंट O मिल जाएगा, पॉइंट O का निर्देशांक मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट O का निर्देशांक इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने, 8 प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो 8 प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाई 2। ये समझ गए, आप जानते हैं ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y इक्वल टू लिखते हैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना जानते हैं। उसी टाइप में मैंने बताया कि ये दोनों के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा, ये जो BD के लिए भी O पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा, और ये AC के लिए भी O पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब AC के लिए लिख दीजिए। वैसे आपको दोनों कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं था, एक्स कोऑर्डिनेट से ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, 7 प्लस 9 वो 15/2 हो जाएगा, और डिवाइड और यहाँ हो जाएगा 4 1 5/2। तो यहाँ देखिए वाई कोऑर्डिनेट तो इक्वल ही है, अब एक्स कोऑर्डिनेट को भी इक्वल कर दीजिए, क्योंकि दोनों तो से पी सॉरी O पॉइंट का ही निर्देशांक लिखे है ना, तो दोनों तो सेम होना चाहिए। हाँ सर ये तो सही कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लीजिए, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो P इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना हो गया, P इक्वल टू 15 माइनस 8, मतलब कि ये हमारा कितना हो गया, 8 7 15, तो 7 हो गया। तो 7 किस में, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये तरीका आप लोग का बेस्ट तरीका है। बाकी बहुत कोई बोलेंगे सर AB इक्वल टू CD करके भी तो बना सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप चाहेंगे कि नहीं सर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो मिड पॉइंट फार्मूला बताया ये बहुत ईजिली बन जाएगा। पिछले बार मैंने बताया था आप लोग को, जो है जब पिछले बार का सोल्यूशन दिया था तब मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा कर बनाया था, तो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इस बार क्या किया कि आप लोग को मिड पॉइंट फार्मूला से बता दिया, ठीक है। चलिए 103 के वो चलते, 75 डिग्री को रेडियन में लिखे। मैंने बहुत बार बताया हुआ ये चीज़ 19 20 21 में, जो 19 वाला पेपर सॉल्व करवाया था सेट 1 में, आप लोग देख सकते हैं 2019 का, सेट 2 2020 का, सेट 3 2021 का। उसमें मैंने बताया था एक चीज़ कि पाई रेडियन, रेडियन को C से दिखाते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जब डिग्री को इस तरह दिखाते हैं ना, तो रेडियन को C से दिखाते हैं। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो पाई को सिर्फ पाई ही रखते हैं ना, छोड़िए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ बोला जाए 75 डिग्री, मतलब इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या होगा सर, 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। पाई बाई 180 डिग्री हो गया, एक सॉरी पाई बाई 180 रेडियन हो गया। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। आप यही तो करते हैं, यदि आपके पूछा जाए कि 5 पेन का मूल्य है 10 रुपए, तो आप क्या करते हैं, एक पेन का मूल्य निकालने के लिए डिवाइड ही तो करते हैं, 10/5 करते हैं, तो 2 रुपए निकलता है। वही तो किया है, एक निकालने के लिए मैंने डिवाइड किया 180 से। तो ये इतना रेडियन हो गया 1 डिग्री को, तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक पेन का दाम निकल गया, आपसे पूछा जाएगा 15 पेन का दाम क्या होगा, तो अब जाहिर सी बात है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो 30 रुपये निकल जाएगा। उसी तरह 75 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 75 कर दीजिए। आप काट दीजिए इसको कितना बार में, 5 से काटेंगे तो आपका 5 तिया 15, 3 5 36, और इसको आपको 15 5 75 हो जाएगा, और 3 से काट दीजिए, 3 5 15, और ये 1 2 12 तिया 36 हो जाएगा। तो ये आ गया 5 पाई बाई 12। 5 पाई बाई 12 किस में, ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104, इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था, कल वाला वीडियो में ही शायद बताया था, जो मैंने 2023 का जब करवाया था ना, तब इसको मैंने बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था सर, बताया हुआ था ये एक फॉर्मूला कि साइन 2a और टेन 2a का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो साइन 2a का फॉर्मूला मैंने बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और टेन 2a क्या होता है, टेन 2 में बस माइनस लग जाएगा, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मतलब यहाँ एंगल ए है, यदि यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा होना चाहिए, यहाँ 30 है तो यहाँ 2 आपका 60 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए वही फॉर्मूला लगा हुआ, टेन 2a का फॉर्मूला यहाँ लगा, 2 tan a डिवाइडेड 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ये ए हो गया ना, एंगल ए हो गया, तो यहाँ 2a होगा, मतलब कि ये टेन 2a मतलब 2 इसका डबल, तो 60 डिग्री, टेन 60 किस में, ऑप्शन 2 में। बाकी आप दूसरा तरीका से ये भी लगा सकते हैं कि सबका वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू टेन थर्टी का वैल्यू 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 1/3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/√3 डिवाइडेड बाई, ये 3 है तो 2/3, ठीक है, 2/3। यहाँ से आप देख पाएंगे कि 1/√3 इंटू 3/2, यहाँ √3/2 आ रहा, गलत बता दिया क्या, √3/2 आ रहा ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 2 इंटू 1/√3 और 10 30 1/1 माइनस, हाँ ठीक है। तो ये हमारा √3/2 कहाँ से आ रहा, ये आ गया 1 माइनस 1/3, और इक्वल टू ये हो गया 2, अच्छा यहाँ देखिए गलती हुआ था, ये 2/√3 होगा ना, ये 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3।
तो यहाँ ये था 2/√3, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, √3 बचा। √3 किसका वैल्यू होता है, 1060 का वैल्यू होता है, इसलिए 1060 हमारा आंसर हो गया। समझ गया। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आप चाहे तो वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको यदि ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट देख के टिक लगा सकते हैं कि इतना होना चाहिए। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ ये चीज। अगला क्वेश्चन 105। 105 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैंने स्लोप का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था आप लोगों को पिछले वीडियो पर भी। तो 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 और ax प्लस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0 परस्पर लंबवत। देखिए इसका कॉन्सेप्ट पहले बता देना चाहता हूँ। ये एक्चुअल में एक लाइन का इक्वेशन होता है, यही इसलिए तो बोल रहा दोनों लंबवत, मतलब एक लाइन ये है तो दूसरा लाइन ये है, दोनों लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया। ये मान लीजिए L1 हो गया लाइन 1 और ये L2 हो गया लाइन 2, दोनों आपस में परस्पर लंबवत है। तो ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए लाइन का इक्वेशन जो होता है ना, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन होता है। अब इसमें स्लोप निकालने का कॉन्सेप्ट बता रहा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको लाना है, इसी फॉर्मेट में एक्चुअली दिया भी है, इसी फॉर्मेट में लाना है। तो ये लाइन का इक्वेशन होता है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं सर, स्लोप क्या होता है, स्लोप एक्चुअली ये होता है। स्लोप का यदि मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, तो प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो यही स्लोप होता है। ये स्लोप मतलब होता है कितना ढाल है, कितना चढ़ाव है, ठीक है। तो इतना ही अभी समझिए, 11 क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको एक माइनस साइन लगाना है, बिना देखे आपको माइनस साइन लगाना है। क्यों लगाना है, कैसे लगाना है वो नहीं देखना, माइनस साइन एक लगाना, सीधे से लगा दिए। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर, ए है। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, बी कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का, वाई सॉरी एक्स, एक्स के साथ जो है उसको लिखना है ए है, वाई के साथ जो है उसको डिवाइड बाई लिखना है, तो बी है, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू हो गया माइनस ए बाई बी, ठीक है। यहाँ स्लोप इक्वल टू हो गया एक्स कोऑर्डिनेट को ऊपर में, वाई कोऑर्डिनेट को नीचे में, और माइनस एक साइन अपने मर्जी से लगाना है। तो चलिए देखते हैं। दो लाइन रहेगा, दो लाइन रहेगा, मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो यदि दो लाइन परस्पर लंबवत है तो m1 m2 दोनों का प्रोडक्ट, मतलब m1 इंटू m2 कीजिएगा तो -1 आना चाहिए। ये लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होने पर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होने पर। और दोनों समांतर है या समपाती है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, m1 इक्वल टू m2, दोनों को इक्वेट कर देना है। तो ये समांतर होने पर, समांतर या समपाती, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन में आप लोग ट्रायंगल वाला पूछता है कि 3 कोऑर्डिनेट दे देता है, बोलता है कि ये तीनों पॉइंट आपस में समपाती है, एक ही रेखा पर लाई करता है, तो उसमें भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, m1 इक्वल टू m2। स्लोप निकालने सिखा दिया। स्लोप निकालने उसमें पॉइंट में कैसे निकालते वो भी मैंने बताया। मान लीजिए दो पॉइंट है, x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो इसमें स्लोप निकालना हो कैसे निकालेंगे, y में इसको घटाइए, y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। पॉइंट से ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। लाइन से कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया, कि पहले नेगेटिव साइन लेना है, उसके बाद एक्स के साथ जो है उसको डिवाइडेड बाई कीजिएगा जो वाई के साथ है। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसके लिए स्लोप क्या निकलेगा। ये लाइन के लिए मान लेते हैं इसका स्लोप m1 है, तो m1 इक्वल टू क्या मैंने बताया, पहले माइनस लगाना है, उसके बाद एक्स के साथ जो है उसको लिखिए 3 है, और वाई के साथ जो है उसको लिखिए, वाई के साथ -4 है तो -4 लिखिएगा। तो m1 इक्वल टू यहाँ से क्या निकल गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, मतलब 3/4 है। उसी तरह यहाँ से m2 निकालिए। m2 क्या होगा, पहले माइनस लगाना, उसके बाद एक्स के साथ जो है a है, डिवाइडेड बाई वाई के साथ जो है 9 है। तो m2 ये हो गया। तो मैंने बताया यदि परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 के साथ इक्वेट करना है। m1 हमारा 3/4 है और m2 हमारा -a/9 है, इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, और ये 3 बार में 9 को काटेगा, तो यहाँ से a इक्वल टू हमारा 12 आ गया। 12 किस में, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन 4 में 12 दिख रहा है। समझ गया। इस तरह से आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट होता है। यदि आपका दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो आपको m1 इक्वल टू m2 करना है। दोनों यदि पैरेलल है या समपाती है, या फिर आप कहिए समांतर है, तो आपको m1 इक्वल टू m2 करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। चलिए पासा में 6 तक लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 6, एक बार फेंकते हैं तो कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर 6 तक। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता होता है अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल परिणामों की संख्या। डिटेल में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अनुकूल डिवाइडेड बाई कुल, अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगी, 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या तो दो ही है, एक ये 5 और एक 6। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, और कुल परिणाम कितना हो गया, एक से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो 6 हो गया। इसको डिवाइड कीजिए तो 1/3, 1/3 किसमें, ऑप्शन 3 में। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में क्या कहा जा रहा है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। एन पदों का योग दिया, मतलब कि एस एन दिया हुआ, एस एन कितना दिया हुआ सर, n² प्लस 2n। निकालना क्या है, ए एन निकालना है। ए एन कैसे निकालेंगे, पहले तो एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ। यदि शॉर्टकट तरीका आप जानते हैं तो बहुत इजीली बना सकते हैं। ए एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस 1,
ये फॉर्मूला सब बना सकते हैं। तो सर एस एन माइनस वन तो नहीं दिया, एस एन दिया हो तो एस एन माइनस वन निकाल सकते हैं ना। एस एन माइनस वन क्या होगा, एन की जगह माइनस वन पुट, एन माइनस वन पुट कीजिए। देखिए एस एन से एस एन माइनस वन कैसे निकालेंगे, ये एन की जगह एन माइनस वन पुट कीजिए, यहाँ भी एन है तो यहाँ भी एन माइनस वन पुट कीजिए एन की जगह, और यहाँ टू इंटू एन माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन तो एस एन माइनस वन हो गया। अब क्या करना है, ए एन निकालने के लिए एस एन माइनस वन है, एस एन तो सर एन स्क्वायर प्लस टू एन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। और यहाँ पे हमारा एस एन माइनस वन ये निकालें, इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, एन माइनस वन को होल स्क्वायर कर दीजिए, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, और यहाँ पे प्लस, ये मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिख दे रहा हूँ, टू एन माइनस टू। ठीक है, ये हो गया ए एन का वैल्यू। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये टू एन और टू एन कैंसिल आउट हो गया, तो एन स्क्वायर प्लस टू एन, एंड ये माइनस हो जाएगा कितना ब्रैकेट के अंदर, एन स्क्वायर और प्लस वन माइनस टू, तो ये हो गया माइनस वन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन, तो ये एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मतलब आंसर हो गया टू एन प्लस वन। टू एन प्लस वन किसमें है, ऑप्शन वन में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वन। ये हो गया एक शॉर्टकट तरीका कि आपको यदि ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन होता है, ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल तरीका, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा सर, दूसरा तरीका देखिए, पहले तो मैं एक एपी का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि एपी का ही बात किया जा रहा है। मान लीजिए 2 4 6 8 10 का एक एपी है, इसमें यदि मैं पूछूंगा कि बताए एस एन कितना होगा, एस एन मतलब क्या होता है पता है, फर्स्ट एन टर्म का योग, फर्स्ट एन टर्म का योग। जैसे मैं पूछूंगा एस टू क्या होगा, एस टू मतलब क्या होगा कि पहला दो टर्म का योग, पहला दो टर्म का योग, दो पद का योग, दो पद का योग कितना होगा, दो प्लस चार कीजिएगा ना तो वो छः हो जाएगा, है कि नहीं, ये दो पद का। एस थ्री कहूंगा तो आप कीजिएगा दो प्लस चार प्लस छः इक्वल टू 12 हो जाएगा। इस तरह से आप एपी में लिखते हैं, एसन बोलते हैं तो आप क्या लगाते हैं कि फर्स्ट एन टर्म का योग करते हैं एपी में। ठीक है, तो ये चीज़ आप भली बात ही परिचित होंगे। इसमें एक शॉर्टकट तरीका आप लोग को ये बताया जा रहा है, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि देखिए यहाँ पर जो ए वन है, यदि मैं पूछूंगा बताइए एस टू क्या होगा, एस टू आप दो प्लस चार इक्वल टू छः बोल दिए। एस थ्री क्या होगा, आप बोल दिए दो प्लस चार प्लस छः कीजिएगा तो वो हमारा 12 हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा कि बताइए एस वन कितना होगा, तो एस वन क्या हो, जैसे एस टू बोले तो फर्स्ट टू टर्म्स का योग होता है एस टू हमारा, एस थ्री पूछे तो फर्स्ट थ्री टर्म्स का योग होता है हमारा एस थ्री। यदि एस वन पूछूंगा तो फर्स्ट वन टर्म का योग, तो वन टर्म क्या है, टू है, तो ये टू हो गया। अब यहाँ से मैं पूछूंगा बताइए ए वन जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, टू हो जाएगा। ए टू क्या हो जाएगा, ए टू हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म फोर हो जाएगा, ए टू फोर है। इस तरह से आप लिखते हैं ना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं एस वन इक्वल टू ए वन लिख सकता हूँ, एस वन ही तो ए वन है, जो हमारा पहला टर्म का सम है वही तो हमारा ए वन है। हाँ सर, ये तो लिख सकते हैं एस वन इक्वल टू ए वन। अब एस टू को क्या लिख सकता हूँ, एस टू क्या लिख सकता हूँ, एस टू ए वन प्लस ए टू लिख सकता है, ए वन प्लस ए टू, है कि नहीं, पहला दो टर्म का योग होता है ना एस टू, पहला दो टर्म का योग हमारा एस टू होता है। ठीक है, पहला दो टर्म का योग एस टू होता है, तो यहाँ से एस टू हम लिख सकते हैं ए वन प्लस ए टू। और यदि ए वन पता है तो एस टू हमारा क्या हो जाएगा, एस टू हमारा क्या हो जाएगा, ए वन की जगह पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं, एस टू इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, एस वन इक्वल टू ए वन। बस इतना जानना है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, पूरा डिटेल में आप लोग बताते हैं आप लोग को, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा। देखना, ये देखिए हमें ए एन पूछा जा रहा है, तो एस वन पहले निकाल लीजिए, जो कि बताया मैंने एस वन ही ए वन होगा फर्स्ट टर्म। तो एस वन कैसे निकालेंगे, ये एन की जगह वन पुट कीजिए, एन की जगह वन पुट कीजिएगा तो वन स्क्वायर प्लस टू एन, मतलब टू इंटू वन, तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा। तो ए वन तो निकल गया सर, थ्री ए वन निकल गया, एपी का फर्स्ट टर्म निकल गया। अब एस टू मैंने बताया क्या होता है, एस टू ए वन प्लस ए टू होता है। तो एस टू कैसे निकाल सकते हैं, एन की जगह टू पुट कीजिए, तो ये टू का स्क्वायर फोर प्लस टू इंटू टू, ये भी फोर, फोर प्लस फोर एट, तो यहाँ से निकल गया ए वन प्लस ए टू इक्वल टू एट। अब बताइए यहाँ से ए टू नहीं निकाल लेंगे, ए वन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ए वन की जगह थ्री पुट कीजिएगा तो ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट माइनस ए वन, मतलब एट माइनस थ्री, ये फाइव हो गया। अब ए वन आ गया, ए टू आ गया, तो डी क्या होता है, डी होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन कीजिएगा तो पाँच माइनस तीन जो कि दो आ गया। डी निकल गया, फर्स्ट टर्म भी निकल गया, तो ए एन नहीं निकल जाएगा, ए एन भी निकल जाएगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए का जगह आप फर्स्ट टर्म जो कि थ्री है, और एन तो एन पुट करना है, डी के जगह टू है, तो यहाँ आप सॉल्व कीजिए, थ्री प्लस टू एन माइनस टू, यहाँ से आ गया टू एन और थ्री माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया टू एन प्लस वन, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन वन। ठीक है, दोनों तरीका से मैंने सॉल्व करके बता दिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि कैसे आप लोग का बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आप लोग क्वेश्चन था, आप लोग का दोनों तरीके से बताइए। यदि ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन याद है तो आप
इजीली बना सकते हैं। नहीं याद है तो मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108, इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। 108 की ओर चलते हैं। 108 में बोला जा रहा है, एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई, ये आपका कोई सर्कल है। ठीक है, ठीक है, सर्कल जैसा तो दिख नहीं रहा सर, तो चलिए गोल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये सर्कल है, अब दिख रहा होगा। एक वृत्त, एक बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 25 है। स्पर्श रेखा की लंबाई 25 है, लंबाई 24 है, सॉरी 25 नहीं है। एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। और P की केंद्र से दूरी, ये केंद्र है, O पॉइंट मान लेते हैं, तो इसकी दूरी जो है ये 25 है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आपको पता होगा कि जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है, जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो 90 डिग्री है। ये ट्रायंगल जो है इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, तो OBP ट्रायंगल क्या है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 25, इसके लिए कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के जो सामने रहता है वो कर्ण होता है। तो ये निकाल सकते हैं ना, OB, यही तो रेडियस है, तो रेडियस निकाल सकते हैं। अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है सर? 625 होता है, और 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, इसको आप घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा। 7 किस में? ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 109 की ओर देखिए। 70 व्यक्तियों के समूह में, टोटल 70 व्यक्ति है, 37 कॉफी और 52 चाय पीना पसंद करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक चाय पे पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? देखिए इसको वेन डायग्राम से इजीली बना सकते हैं। ये मान लीजिए, ये जो लाल घेरा से, लाल सर्कल से जो दिखाया है वो कॉफी पीने वाले को दिखाया है। ठीक है, ये कॉफी पीने वाले हैं, ये कॉफी पीने वाले हैं। ठीक है, कॉफी पीने वाले हैं। और जो ग्रीन सर्कल से अभी दिखाने वाला हूँ, ग्रीन सर्कल, वो चाय वाले को दिखा रहा हूँ, ये चाय वाला है। ग्रीन सर्कल के अंदर जो है वो चाय पीने वाले लोग हैं, चाय पीने वाले लोग हैं। तो ये बोला जाए 52 लोग चाय पीना पसंद करते हैं, 52 लोग। और आपका कॉफी कितने लोग पसंद करते हैं? कॉफी हमारा 37 लोग पसंद करते हैं, 37 लोग रेड घेरा के अंदर है। और टोटल व्यक्ति हमारा 70 है, टोटल हमारा 70 ही लोग हैं। देखिए दोनों को जोड़ के देखिए तो आपको 70 आना चाहिए ना। तो कितना आ रहा सर? 52 प्लस 37 कीजिए, तो ये तो आ जा रहा है 7 2 9 और 5 3 8, 89 लोग आ जा रहा, 70 से ज्यादा आ जा रहा। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं बीच में, कुछ लोग आ जाएंगे यहाँ पर बीच में, यहाँ पर कुछ बीच में आ जाएंगे जो दोनों पे पसंद करते हैं, चाय भी और कॉफी भी। ठीक है, वो तो दोनों पे पसंद करते हैं, तो कैसे निकालेंगे दोनों? देखिए पहले तो 89 आ गया, तो 70 से कितना ज्यादा है? 89, अच्छा 89 70 से कितना ज्यादा है? चलिए 89 माइनस 70 कीजिए, तो ये आ जाएगा 9 और ये 19 हो जाएगा। तो 19 लोग ज्यादा है। ठीक है, 19 लोग ज्यादा आ रहा, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों पे पसंद करते हैं, चाय पीना भी और कॉफी पीना भी। एक्चुअल में 19 बीच में आ जाएगा, एक्चुअल में 19 बीच में आ जाएगा। और 37 यहाँ नहीं रहेगा, टोटल 37 है ना, तो 37 में 19 घटाइए, 37 में आप 19 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 17 8 9 17, 2 1 18। यहाँ पर एक्चुअली 18 हो जाएगा। आप गिन के देखिए, दोनों में 37 आ गया लाल घेरा के अंदर, और यहाँ 52 52 नहीं आएगा। 52 में 19 घटा दीजिए, 12 3 4 3, 33 लोग यहाँ आएगा, यहाँ 33 लोग आएगा। अब देखिए, अब ये बिल्कुल सही हो गया कि ओनली चाय पीने वाले लोग कितना है? सिर्फ चाय पीने वाले लोग, वो टोटल जोड़ के बताएंगे। सिर्फ चाय वाला, ओनली चाय पीने वाला 33 है, लेकिन चाय पीने वाला लोग पूछा जाएगा तो ये दोनों जोड़ के 52 हो गया। कॉफी पीने वाले, ये दोनों जोड़ के आपका 37 हो गया। सिर्फ कॉफी पीने वाले लोग, ओनली कॉफी, तो वो 18 हो गया। ओनली चाय, ओनली चाय आपका 33 हो गया। और बोला जाएगा दोनों पीने वाले, तो ये बीच वाला हो गया 19 लोग, तो वही पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी एक ट्रिक भी होता है उसका, जो कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह आप देखते होंगे, एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल के कर सकते हैं। एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको जरूरी नहीं है, वैसे मैंने तो इजीली समझा ही दिया, ये आप समझ में भी अभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 110 में क्या कहा जा रहा? 5 पेन, अच्छा कहाँ गया, अच्छा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो पेंसिल का मूल्य को मान लेते हैं एक्स, एक पेंसिल का मूल्य एक्स मान लेता है, एक कलम का मूल्य वाई मान लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा कि 5x प्लस 7y, ये दोनों का मूल्य कितना दिया हुआ है? ये 50 रुपये दिया हुआ है। एक मिनट, ये 50 रुपये दिया हुआ है, ये 50 हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा सर? 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y। ठीक है, और इसका कुल मूल्य 46 रुपये दिया हुआ है, 46। ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला, ये दूसरा।
निकालने क्या बोला जा रहा है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य मतलब एक्स प्लस वाई निकालने बोला जा रहा है। एक्स प्लस वाई कितना होगा। अब आपके सामने दिख रहा है दो इक्वेशन दो वेरिएबल। आप क्या कीजिए पता है, आप क्या कीजिए इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, पहले तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है, ये रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ लिखने में बन जाए। तो पहला आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार, बन जाएगा इजीली। चलिए, यहाँ इतना जगह मिल गया, यहाँ लिखा जा सकता है। तो उसको पहला इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, देखिए 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 7 पचे 35x प्लस 7 सती 49y इक्वल टू 7 पचे 35 350। दूसरा को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 पचे 35x प्लस पचे 25y और इक्वल टू 6 पचे 30 5 चौक 20 और 3 23। अब इसको घटा दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया और 49 में 25 घटाए 24y इक्वल टू हो जाएगा 0 और 2 और 1 120। तो y इक्वल टू यहाँ से निकल गया ना 120 डिवाइडेड बाई 24, जो कितना होगा 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 कम 12, तो ये 5 आ गया। 5 आ गया y का वैल्यू 5 आ गया। तो किसी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 दिया हुआ है, यहाँ पर y इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 35 जो कि 15 आ जाएगा। मतलब यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, मतलब 8 हो गया, 8 रुपए। किसमें, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 111 एक बार पढ़िए आप लोग। 111 में पूछा जा रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। इसको देखिए, इसका डायरेक्ट तरीका है कि जब भी इस तरह से दिया हुआ रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। अभी टाइम भी नहीं है कि मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि ये दिया हुआ रहेगा 1 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, तो ये फॉर्मूला याद रखना है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। यदि ये दिया हुआ रहेगा 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट 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 प्लस n क्यू, तो ये फॉर्मूला याद रखना है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ लीजिए, ये तीनों आपको याद रखना है। और यदि इस तरह दिया हुआ रहेगा 1 प्लस 3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर पूछा जाएगा प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस n, तो इसमें याद रखना है n स्क्वायर होता है इसका सम, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि फर्स्ट n ऑड नंबर का पूछा जाएगा सम कितना होगा तो n स्क्वायर होगा। यदि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम पूछा जाएगा तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 होगा। यदि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम पूछा जाएगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई 2 होगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम पूछा जाएगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, स्क्वायर का, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 112। 112 में क्या कहा जा रहा है, sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जब भी sec a या टेन ए आएगा, कुछ भी आएगा, तो सबसे पहले उसको साइन और कॉस में ले आना है। साइन को सबका बेसिक चीज है, ठीक है। तो चलिए, आपका दिया हुआ sec a प्लस टेन ए एंड मल्टीप्लाई बाय है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो sec a को क्या लिख सकते हैं सर, sec a को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए और इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए और इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, क्या जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी दिख रहा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। और एक चीज़ पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक्चुअल में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म, तो बचेगा कॉस ए। कॉस ए किसमें, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 113 की ओर। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है, मतलब ये जान गए कि एक हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये देखने से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि समकोण त्रिभुज। आप पूछा जा रहा है उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला त्रिभुज क्षेत्रफल, मतलब क्या पूछा जा रहा है,
सभी का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, ये तीनों को मिला दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा, ये इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा। तो मैंने बताया था जब भी इस टाइप का रहेगा कि तीनों का मध्य बिंदु से मिलाकर, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और तीनों का मध्य बिंदु ये इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा कि तीनों का मध्य बिंदु को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया जाए। तो मैं बता दूं, यहाँ पे 4 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ये 2 वाला, 3 वाला, ये 4 वाला, और तीनों का एरिया जो है वो सेम होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इस ट्रायंगल का एरिया, मान लीजिए पी क्यू आर का एरिया और ए बी सी का एरिया का रेशियो क्या होगा, तो 1:4 होगा, क्योंकि इस ये एक भाग है और बड़ा वाला त्रिभुज 4 भाग है, तो 1/4 होगा। तो इसी तरह मतलब कि बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका 1/4 होगा, ठीक है, मतलब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका 4 गुना होगा, 1/4 नहीं। छोटे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 भाग होगा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है मिड पॉइंट से। तो मतलब हमें छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 भाग होगा, ठीक है। तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार क्या है 3 गुना ऊंचाई कितना है 4 ले लीजिए या 3 लीजिए, आधार इसको ले लीजिए, इसको ऊंचाई ले लीजिए। ये तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। मैंने बताया छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका 1/4 भाग, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ये 4 ने 4 को कैंसिल आउट किया, तो ये 3/2 आ गया। 3/2 किसमें है सर जी, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया देखिए, इसमें आप लोग से क्या कहा गया है, प्रदत्त चित्र में ओ ए बी सी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज दिख रहा है ओ ए बी सी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या 10 है, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। वृत्त पर ए बी सी शीर्ष है, ए बी सी शीर्ष दिख रहा होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब कि ये विकर्ण का दोनों विकर्ण को मल्टीप्लाई करके 1/2 से इंटू करते हैं, ठीक है, दोनों विकर्ण का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो वो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ से D1 तो दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा BO, यही तो BO इक्वल टू D1 हो जाएगा ना, BO इक्वल टू D1, क्योंकि एक तिर्यक एक आपका डायमीटर तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक डायमीटर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, यही तो रेडियस का काम है सर, यही तो रेडियस है, BO इक्वल टू रेडियस है, और रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो D1 इक्वल टू 10 हो गया, D1 इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। पहला डायमीटर तो निकल गया, दूसरा डायमीटर AC हो जाएगा। AC कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा सर, क्योंकि पूरा 10 है, और ये 10 है, और ये क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो AP निकाल सकते हैं ना, AP आराम से निकाल सकते हैं। AP को इक्वल टू क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब कि 100 माइनस 25 मतलब 75 हो जाएगा। √75, √75 को क्या लिख सकते हैं 5√3, ठीक है। AP इक्वल टू 5√3 होगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू ये तो D2 हो जाएगा, जो कि इसका डबल है ना, AP का डबल है, AP का डबल हमारा AC हो जाएगा। तो 2 इंटू 5√3, मतलब कि D2 जो होगा वो 10√3 हो जाएगा। अब एरिया निकाल दीजिए, 1/2 इंटू D1 हमारा 10 है, D2 हमारा हमारा 10√3 है, तो ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 50√3, ठीक है, ये 50√3 किसमें, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। 115 देखिए क्या कहा जा रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का इतना है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा मान लेते A है, और वृत्त का त्रिज्या मान लेते R है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा होता है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A², ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब बोला जा रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का इतना है, मतलब 16/π भाग है, ठीक है। ये दोनों इक्वल दिया गया कि वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 16/π भाग है। तो वर्ग की भुजा से वृत्त का व्यास, वर्ग की भुजा D माने हैं, और वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास व्यास 2r के इक्वल होता है, 2r A/2r, ठीक है, A/2r का रेशियो पूछा जा रहा है, A/2r, ठीक है। वृत्त का व्यास 2r होता है ना, तो A/2r का रेशियो पूछा जा रहा है, यहाँ से निकाल लीजिए। पाई ने पाई को मारा, A² इक्वल टू हो गया 16r², तो यहाँ से A इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लीजिएगा तो वो 4r हो जाएगा। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2r, और यही तो पूछा जा रहा है, A/2r इक्वल टू 2 आ गया ना, 2r को इधर ले आए, तो A/2r इक्वल टू 2 आ गया, 2:1 किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कितना था क्वेश्चन नंबर 116 की ओर चल गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ मुझे जगह चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार खुद से कोशिश कीजिए,
आपका ए बी सी डी ए पी में है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ये चीज़ भी, मैंने 2023 वाले में शायद बताया हुआ, वो यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें आप लोग पता चल जाएगा कि क्या मैंने उसमें कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें आप लोग कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। ए बी सी डी ए पी में है तो मैंने बताया था कि जो बीच वाला है वो उसका डबल कीजिए और साइड वाला का सम कीजिए तो दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है सर? मतलब जानना चाहते हैं तो चलिए डिराइव ही कर देते हैं। मान लीजिए ए बी सी आपका एपी में है, ए बी सी एपी में दिया हुआ ये चीज, बताए कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, चाहे आप A2 - A1 कीजिए या A3 - A2 कीजिए, ठीक है। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे सर? यदि हम इससे निकालेंगे डी निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? A2 - A1 भी लिख सकते हैं ना। डी अब क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं A2 - A1, या फिर A3 - A2 भी लिख सकते हैं, तो वही किया मैंने, डी इक्वल टू बी माइनस ए, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं A3 - A2, मतलब C - B। तो यहाँ से क्या लिख दिए सर? B - A इक्वल टू, ये कॉमन डिफरेंस वाला डी है, ये वाला डी मत कंसीडर कीजिए, चलिए यहाँ से लिख देते हैं B - A इक्वल टू C - B हो जाएगा। तो B - A इक्वल टू C - B, तो यहाँ से इस B को इस साइड भेज दीजिए, तो 2B इक्वल टू A+C। तो यही मैं बोल रहा था कि इसका डबल कीजिएगा, बीच वाला का डबल करना है और साइड वाला को ऐड कीजिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से 2B इक्वल टू A+C आ गया। अब देखिए, अब बोला गया कि BCD ये HP में है, तो ये HP है तो आप नहीं पढ़े होंगे, तो मैं इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। यदि ये HP में है ना तो इसका रेसिप्रोकल AP में हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब इसको पलट दीजिए, 1/B 1/C, यही होता है रेसिप्रोकल, 1/D, ठीक है। ये हो जाएगा AP में हमारा। अब AP में ये हो गया तब तो काम आसान हो गया, मैंने अभी बताया बीच वाला का डबल कीजिए, बीच वाला का डबल ये हो जाएगा इक्वल टू, ये दोनों का सम हो जाएगा, ये दोनों का सम 1/B प्लस 1/D। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2/C, एलसीएम लीजिए, तो B प्लस डी बाई बी डी, एलसीएम लेने के बाद इक्वल टू, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 2BD इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस CD, ठीक है। अब देखिए 2B के जगह, ये 2B के जगह ये पुट कर दीजिए A+C, तो A+C इंटू डी इक्वल टू BC प्लस CD, ठीक है। अब यह मल्टीप्लाई कर दीजिए, AD प्लस CD इक्वल टू BC प्लस CD। अब ये CD खत्म हो गया, तो मतलब AD इक्वल टू BC आ गया। AD इक्वल टू BC किस में? ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो सर यहाँ हटाना पड़ेगा, चलिए हटा दिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। 117 देखिए, पढ़िए आप लोग तब तक, मैं रिमूव करता हूँ जब तक, ठीक है। तो मज़ा आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल के लिए नया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपका सिलेक्शन का गारंटी दिया जाता है कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, मेरे बातों का ख्याल रखते हैं, मेरे बातों को मानते हैं, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए 117 में क्या कहा जा रहा है? एक त्रिभुज जिसका शीर्ष बिंदु ABC है तथा स्थानांक, मतलब इसका दिया हुआ कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3,4 -4,3 तथा 8,6 हो, तो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ट्रिक बताया था मैंने क्षेत्रफल निकालने का, बताया था ना कैसे याद रखना है, इस तरह बताया था, 1 1 2 3, बस साइक्लिक रोटेट करना है आपको, इस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब त्रिभुज क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा, 1/2 x1 मैंने बताया था, ये x1 हो गया, तो अब y2 आ गया, y2 फिर माइनस ये y3 हो गया। शॉर्टकट तरीका बताया था, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर x2, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा? 3, तो y3 माइनस फिर 3 के बाद 1, तो y1 प्लस x3, 3 आ गया, अब y1 के जगह y1 के बाद क्या आ गया? y2। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। और ये मॉड होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव में आता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इस क्वेश्चन में नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव में ही हम लोग टिक लगाना है, ठीक है। 1/2 x1 कितना हो जाएगा? ये x1 हो गया, ये x1 ये तो जानते हैं, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। तो x1 हमारा हो गया 3, y2 हमारा क्या हो गया? 3, y3 क्या हो गया? y3 हमें 6, ठीक है, प्लस x2 हमारा -4 है, -4 साइन के साथ रखना है, y3 हमारा 6 है, माइनस y1 हमारा 4 है, ठीक है, प्लस x3 हमारा हो जाएगा ये 8, और y1 हमारा हो जाएगा 4, माइनस y2 हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 1/2 इंटू, देखिए ये 3 - 6 हो जाएगा सर, -3 इंटू 3, तो ये -9 हो जाएगा। और ये देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू ये 6 - 4 ये 2 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 ये और 8 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और प्लस 8 इंटू 1 8, ठीक है।
अब ये +8 -8 कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि ये हो गया -9/2। मैंने बताया ना कि माइनस में आएगा, लेकिन इसको मॉड होता है। मॉड मतलब क्या होता है कि जो भी अंदर में चीज़ है ये मॉड होता है, इसके अंदर जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव बना देता है। मॉड का काम यही है। तो ये -9/2 है तो माइनस गायब कर देगा और 9/2 बना देगा। तो एरिया हमेशा मॉड में लिखा जाता है इस टाइप का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। समझिए। चलिए, याद भी हो गया होगा, आई होप। आप लोग ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बहुत जगह इसका काम आएगा, क्योंकि संरेखी वाला हर एक साल पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि 3 बिंदु दे देगा, बोलेगा संरेखी है, तो बीच में कुछ दे देगा ए या पी, बोलेगा उसका वैल्यू निकालिए। तो आप ट्रायंगल के एरिया जीरो करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका मैंने बताया था, स्लोप का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। 118 के चलते हैं, इसमें वैल्यू पूछा जा रहा, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। 3 × 10² 40 मतलब 1 हो जाएगा। माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4। ठीक है, -1/2 इंटू cot²30, cot 30 का वैल्यू होता है, cot 30 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो 3। ठीक है, +1/8, ये तो वैल्यू याद होना चाहिए। sec² 45, sec 45 का होता है √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 3 हो गया, -3/4 हो गया, -3/2 हो गया, एंड यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 से बार में कैंसिल, तो +1/4। एलसीएम ले लीजिए तो 4 आ जाएगा, 4×3 = 12, -3, और फिर -6 + 1 / 4। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 12×1 = 13, 13 - 3 10, 10 - 6 4, 4/4 1 हो जाएगा। ये 1 आ गया, 1 किस में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 बोनस में गया था, बोनस में गया था, क्योंकि इसका कोई सॉल्यू मतलब यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बोनस में गया था। दो पासों को एक बार फेंकने में ठीक 10 फेंकने की क्या संभावना है। मैंने 2023 वाले में समझाया था आप लोगों को कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। जैसे दो पासा अनुकूल कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाए, दो पासों को फेंकेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 1 आएगा, या फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, इस तरह से टोटल 36 केस बनेगा ना। वो मैंने शॉर्ट तरीका बताया था 2023 का, यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें शॉर्ट तरीका बताया था, इसमें नहीं बताऊंगा। बार बार सेम चीज को बताने में मतलब कि टाइम चला जाएगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। कुल परिणाम तो आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, दो पासा फेंका गया है, मैंने ये बताया था कि 6 का पावर n कर दीजिएगा, दो पासा है तो n की जगह 2 हो जाएगा, तो कुल परिणाम तो 36 हो गया। अब अनुकूल परिणाम कितना होगा, 10 आने के, ठीक 10 आने के प्रायिकता, मतलब कि 10 कैसे आएगा, या तो 4 और 6 गिरेगा, एक में 4 एक में 6, तो 10 आएगा। एक में 4 एक में 6 10 आ गया, या फिर दोनों में 5 5 तो 10 आ गया, या फिर एक में पहला में 6 आ गया, दूसरा में 4, तो ये 3 केस बन रहा ना, 4 6 5 5 और 6 4, 3 केस बन रहा। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल तो सर, अनुकूल तो यही 3 हो जाएगा, अनुकूल 3 हो जाएगा, और कुल परिणाम हमारा 36 है, तो प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल बाई कुल। अनुकूल बाई कुल मतलब ये 1/12 आ रहा, और 1/12 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन बोनस में चला गया था, मतलब सभी को 1 मार्क्स इसमें मिल गया था। इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर 1/12 होगा, जो किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 120, जो कि 2022 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है, उन दो बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा जिसमें पहले बेलन की ऊंचाई, अच्छा दो बेलन पहले बना देते हैं। ठीक है सर, बनाइए, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा पहला बेलन हो गया। ठीक है, इसका रेडियस को मान लेते हैं R1, और इसका व्यास को मान लेते हैं D1, और इसका ऊंचाई को मान लेते हैं H1। दूसरा बेलन हो गया, इसका रेडियस को मान लेते हैं R2, व्यास को मान लेते हैं D2, और ये ऊंचाई को मान लेते हैं H2। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ, व्यास आपको 2r होता है ना, जैसे ये कहा जा रहा है पहले बेलन की ऊंचाई, मतलब पहले बेलन की ऊंचाई क्या है, H1, H1 इक्वल टू दूसरे बेलन के व्यास, मतलब दूसरे बेलन के व्यास D2 के इक्वल है, या फिर यूं कहिए व्यास इक्वल टू 2r होता है, रेडियस के 2 गुना, तो इसको D2 को इक्वल टू लिख सकते हैं 2r2, है कि नहीं, 2r2। तो ये पहला इक्वेशन हो गया कि पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे के व्यास के बराबर है। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा आपका कि यहाँ पर कहा जा रहा है पहले बेलन का व्यास दूसरे की ऊंचाई के बराबर है। तो पहले बेलन का व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा D1, D1 को लिख सकते हैं 2 × R1। पहले बेलन का व्यास दूसरे की ऊंचाई के बराबर, दूसरे की ऊंचाई H2, ये H2, ये दो इक्वेशन हो गया। पूछा क्या जा रहा है कि उन दो बेलनों का आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो पहले बेलन का आयतन होगा πr1² H1, दूसरा बेलन का πr2² H2, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर
ठीक है, इंटू H1/H2। ठीक है, अब H1/H2 क्या होगा? H1/H2 यहाँ से देख लीजिए, H1/H2 क्या हो जाएगा? H1 की जगह हमारा 2R2 है, 2R2 और H2 की जगह हमारा 2R1 है, तो ये R2/R1 हो गया। H1/H2 की जगह हम लिख सकते हैं R2/R1, तो R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर मतलब कि 2 बार लिखा हुआ, तो 2 बार लिख के दिखा दे रहा हूँ। R1/R2 मतलब ये 2 बार लिखा गया, R1/R2 इंटू R1/R2, यही तो है ना, R1/R2 का होल स्क्वायर। और H1/H2 को क्या लिख सकते हैं? R2/R1, R2/R1। तो ये R2 कैंसिल, R1 कैंसिल, मतलब ये क्या बचा? मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे बचा है R1/R2, ये बचा हुआ है। अब देखिए R2 को क्या लिख सकते हैं सर? R2 को लिख सकते हैं यहाँ से R2 इक्वल टू लिख सकता है ना H1/2, तो R2 की जगह H1/2 की पुट कीजिए, H1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2R1/H1, 2R1/H1। लेकिन R1 H1 के टर्म में तो नहीं दिया है, रेडियस को एक्चुअल में R1 को R मान लिया गया है और H1 को H मान लिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा 2R/H। 2R/H किसमें? ऑप्शन 1 में। तो चलिए, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।